नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम सामने ला रहे हैं एक ऐसा सच जो तथा कथित आदर्श राजनीति, धार्मिक सहिष्णुता और अंतर धार्मिक विवाह के बहाने चलने वाले दोहरे मापदंड को बेनकाब करता है। और उस सच का नाम है पीबी भास्करन, वो बड़ा वामपंथी नेता जो खुलेआम कह चुका है कि द केरल स्टोरी और लव जिहाद एक फैब्रिकेटेड प्रचार यानी कि मन गढ़ंत गढ़ी हुई कहानियां होती हैं। अब उसी नेता के घर में खामोशी से बंद हो रही है एक बेटी जिसका नाम है पीवी संगीता। तस्वीर देखिए उसकी। यह आरोप लगा रही है कि उसके पिता यानी पीबी भास्करन ने उसे उसी के घर में कैद कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भी एक मुस्लिम से प्रेम किया, उससे शादी करना चाहती है। संगीता का कहना है कि उसके पिता ने उसे इलाज तक से वंचित रखा। देखिए, उसे धमकाया गया, उसके हिस्से की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की, उसे आत्महत्या के लिए भी उकसाया गया। इस प्रकार की नौबत है। इन सबके बीच आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता पीबी भास्करन की बेटी जिस कठमुल्ले से प्रेम करती है वो 4 बच्चों का बाप है, मतलब अधेड़ है। खैर, विषय वो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता है, यह एक सिस्टम की बुनियाद पर सवाल है जहां राजनीति, धर्म और सामाजिक छवि का मिश्रण बना एक ऐसा तंत्र है जो स्वतंत्रता और समानता के नारे तो देता है, लेकिन जब खुद पर आती है तो मुंह छिपाए फिरता है। आज उसी सिस्टम की बुनियाद को आधार बनाएंगे, पूछेंगे सवाल, क्योंकि जवाब तो चाहिए। सवाल कौन से हैं वो समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सुदर्शन न्यूज आज जवाब तो चाहिए में सवाल पूछ रहा है कि लव जिहाद वास्तव में मिथक है या वास्तविक खतरा। अब जवाब दें उसको बचाने वाले तमाम नेता। लव जिहाद अगर झूठ तो इस मामले को क्या कहेंगे आप? वो तथा कथित प्रगतिशील राजनीति अपनी बेटी की आजादी से डर गई क्या? एक सवाल यह भी महत्वपूर्ण है। लव जिहाद की ढाल बनकर अपराधियों को बचाएंगे क्या अब भी? क्या अब भी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि लव जिहाद की जब भी बात होती थी तब मनगढ़ंत कहानियां इसे बताया जाता था। इन अपराधियों की ढाल बनकर तमाम वामपंथी और विपक्ष के नेता खड़े हो जाते थे। क्या अब भी वही करेंगे? क्या उसी स्टैंड पर कायम रहेंगे? सवाल बेहद महत्वपूर्ण और स्थिति चिंताजनक है। क्या वही राजनीति जब लव जिहाद को सिरे से खारिज करती है, आज अपनी ही बहन बेटियों के साथ जब इस प्रकार की चीजें होती हैं तो दोहरा व्यवहार कर रही है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो विरोध किया गया उस समय उस केरल स्टोरी फिल्म के नाम पर, क्या वो विरोध सिर्फ एक पर्दा था? जवाब तो चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा करेंगे। चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, मामला बेहद संवेदनशील है और थोड़ा हैरान करता भी है। तब केरला स्टोरी फिल्म आई तो उसके विरोध में कई सारे लोग खड़े हो गए। कश्मीर फाइल्स आई तो उसके विरोध में कई सारे लोग खड़े हो गए, कहने लगे ये सब प्रोपेगेंडा है, फैब्रिकेटेड है सारा का सारा मामला। लेकिन क्या आज जब उन्हीं की बेटी पर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तब क्या वही स्टैंड है? कम्युनिस्ट पिता ने क्या कहा, बेटी का आरोप क्या है, संगीता क्या कह रही वो भी देख लीजिए। संगीता ने आरोप लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। अब सोचिए, ये लड़की पैरालाइज्ड है, कमर के नीचे का हिस्सा एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज्ड, ये भी हम आपको बता दें। उसे चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है, ये पीबी भास्करन उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मुहैया करा रहे। पिता ने उन्हें आत्महत्या करने और परिवार की संपत्ति में से बेदखल करने, इस प्रकार की तमाम कोशिशें की हैं, हिस्सा हड़पने के लिए भी मजबूर करने की कोशिश की है, ये भी आपको बता दें। उसके पिता यानी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता हैं और उनके भाई सब मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं। संगीता का अपने पहले पति से तलाक हो चुका है, इसके बारे में भी जान लीजिए। उसका एक बेटा भी है और ये फिजिकली डिसेबल्ड है। आपको बता दें, संगीता का सितंबर 2023 में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। ये पीबी भास्करन की बेटी जिन्होंने जो है मदद मांगी, जिन्होंने आरोप लगाए, उनसे जुड़ा ये पूरा मामला है। उनका क्या आरोप है वो हम बता रहे हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो लव जिहाद का शिकार हुई बेटी है उसके बारे में पूरी जानकारी है। उसे जाकर मर जाने के लिए कह दिया उसके पिता ने। वो जो केरला स्टोरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा था वो नेता आज खुद की बेटी लव जिहाद में फंस गई तो उसी को कहता है तू जाके मर जा। उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसे घर के अंदर कैद कर दिया गया है। आज ये सिचुएशन है अगर, तो उस पर सवाल क्यों ना
पूछा जाए, ये मामला वाकई हैरान करता है, परेशान करता है। कांग्रेस और लेफ्ट ने हमेशा लव जिहाद को झूठ कहा, लेकिन आज जब उसी विचारधारा के नेता की बेटी शिकार बनी तो उस पर क्या कहेंगे? ये पीवी भास्कर, देखिए ये वो नेता हैं सीपीएम के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने आते थे, ऐसे नहीं कि कोई बयान दे दिया, बाकायदा ये जो केरल के ऊपर जो फिल्म बनी थी उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। जब भी लव जिहाद की बात आती है तो उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग तमाम बातें करते हैं। लेकिन आज वाकई में ये पूरा मामला एक्सपोज करता है उन ढोंगियों को जो इन लव जिहादियों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ कौन कौन से अतिथि कनेक्ट हो गए हैं हम बता देते हैं आपको। विदु रावल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार। आशीष सैनी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। विदु रावल जी, सीधा सवाल आपसे, शुरुआत में आपसे ही करूंगा इस चर्चा की। क्या अब वामपंथियों का फ्रीडम ऑफ चॉइस वाला जो भाषण है वो सिर्फ एक भाषण तक ही सीमित रहेगा कि अब ये लोग कुछ बोलेंगे? क्योंकि जब भी लव जिहाद की हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं कि मामले वाकई निकल कर सामने आ रहे हैं, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह से सिलसिलेवार इस प्रकार के मामले आते हैं। लेकिन जब इस पर कोई फिल्म बन जाती है, इस पर कोई हम सवाल पूछते हैं तो उल्टा हमको ही घेरा जाता है। इन अपराधियों को बचाने के लिए ढाल बनकर ये लोग खड़े हो जाते थे। विदु रावल जी। आशीष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं दोनों को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये बड़ा दुखद प्रकरण है कि एक हिंदू बेटी जो है इस प्रकार से एक चंगुल में फंसी हुई है और उसके बाद उसके पिता का इस प्रकार से व्यवहार करना वो भी बेहद दुखद है। इस कंटेक्स्ट में दुखद है कि उसके पिता जो है वामपंथी नेता पीवी भास्करन जो हैं वो लगातार इस फिनोमिना को ही डिनाई कर चुके हैं, इस रियलिटी को ही बार बार डिनाई कर चुके हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुहिमें चलाकर उन्होंने इस बात को डिनाई किया, सच्चाई को झुठलाया लगातार। और वो किस लिए किया होगा? अपनी घृणित, गंदी, घटिया राजनीति को आगे करने के लिए किया होगा। आज उसी की आंच उनके घर तक पहुंच गई है। देखिए, अटल जी की एक कविता है जिसमें वो पाकिस्तान को चेताते हुए कहते हैं, जो कि आज जो है इस प्रकरण में भी जो है कहीं ना कहीं बड़े प्रासंगिक प्रतीत होती है। वो कहते हैं कि किस प्रकार दूसरों के घर जलाने का सपना खुद अपने ही घर में खरा होता है। इस पूरे इकोसिस्टम जो वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इनके एक प्रिय कवि हुआ करते थे, वो भी जो है राहत की सांस ले रहे होंगे जब उनकी कविता आज पढ़ रहा हूं मैं। वो ये कह रहे थे, वो कहते थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ कोई मेरा अकेले मकान थोड़ी है। तो आज जब वो देख रहे होंगे, राहत की सांस ले रहे होंगे कि किस प्रकार से उनकी कविता जो है उसकी ये पंक्ति भी जो है ठीक सही साबित हो रही है। किस प्रकार से ये जो डांगे है, इस डांगे की पूंछ जो है लगभग 70 साल से भारत सीधी करने का प्रयास कर रहा है। ठीक, और कितने भारतीयों को इसको भुगतना पड़ा। ठीक है सर, आप बने रहेगा। बाकी मेहमानों से एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए विदु रावल जी, फिर मैं लौटूंगा, इस पर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि वाकई में ये चिंताजनक स्थिति है। हिंदू बेटी भी फंसी हुई है और इस प्रकार की जो विचारधारा है, ये दोहरे मापदंड वो भी एक्सपोज हुए हैं सर। तो प्लीज बने रहिएगा आप। हमारे साथ सैनी जी हैं, आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सैनी जी, कांग्रेस और लेफ्ट ने हमेशा लव जिहाद को झूठ ही बताया है। अब जब उसी विचारधारा के नेता की एक बेटी शिकार हो गई है तो क्या अब भी आप लोग इसे फेक न्यूज बताएंगे? नहीं, मेरा एक सवाल आपसे पहले गोस्वामी जी ये रहेगा कि लव जिहाद को सही किसने कहा? क्या लव जिहाद की स्वीकार्यता किस दल ने की है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने की है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ने की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, तो क्या वो बताएंगे कि अगर वो लव जिहाद को एक अपराध की शैली मानते हैं तो उन्होंने इसमें क्या किया है? ये दो चीज का जवाब इनके पास नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पर जो आप नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। जवाब नहीं है तो ये आप नहीं घोषित कर सकते। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मुझे मालूम है आपको मुंह की बवासीर है, आपको आदत है बीच में बोलने की, आपको आदत है बीच में बोलने की, मुझे मालूम है बवासीर। आशीष जी, मैं हमेशा अपने डिबेट में चाहता हूँ, हमेशा अपने डिबेट में चाहता हूँ शब्दों की मर्यादा थोड़ी बनी रहे, कि मुंह का बवासीर और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप बीजेपी प्रवक्ता के लिए करें, ठीक नहीं सर। उधर से वो भी दो बातें आपको बोलेंगे, कोई मतलब नहीं, फिर डिबेट की चीसा लेदर करनी नहीं है मुझे। मैं चाहूंगा मुद्दे पर रहिए प्लीज। आशीष जी।
मुझे मत समझाइए कि ये बीच बीच में बोलकर क्यों डिस्टर्ब नहीं, कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आप अपनी बात कहो। आप ये कैसे कह रहे हैं जवाब नहीं है? अभी पहला मुंह तोड़ जवाब है। आप जैसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। अरे तमीज तो सीख के आपके जैसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। विदुर रावल जी, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आशीष जी को अपनी बात पूरी कीजिए। आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। विदुर रावल जी प्लीज उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। आशीष जी, दूसरी बात, हाँ, जिस आपराधिक घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि किसी की घर की बेटी को एक साजिश के रूप में, लालच में या किसी अपराध की नीयत से फंसाने की कोशिश करेगा तो भारत का संविधान भी, भारत का समाज भी उसे नकारने का काम करता है। और यदि वो व्यक्ति उसके धर्म का नहीं है तो भी ये अपराध उतना ही है जितना अगर वो उसके धर्म का व्यक्ति होता। पहली बात, ये मैंने बात की अपराध की। दूसरी बात, इसमें जो लड़की है उसका तलाक हो चुका, वो अपने बेटे के साथ रहती है, एक्सीडेंट हो गया और कमर के नीचे से पैरालाइज है, नंबर एक। दूसरा, वो जो दूसरा लड़का राशिद है, उसकी पत्नी और बेटे के साथ वो नहीं रहता, वो खुद उसको अलग करके रहते हैं। और यानी कुल मिला के दोनों ही परिस्थितियों में स्थितियां सामान्य नहीं है। एक अपराध की नियत से कोई आदमी यदि कोई अपराध कर रहा है, किसी लड़की को अगर बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहा है, तो उसके पिता की जिम्मेदारी है कि उस पर दबाव भी बनाए और उसको अपने घर से, अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकता है, वो उसका कानूनी अधिकार है। और वो अगर कह रहे हैं जो भास्कर है कि अगर वो लड़की उनकी मर्जी से नहीं रहेगी, उनके अनुसार नहीं रहेगी, तो संपत्ति से बेदखल कर देंगे। ये एक परिवार का जो मैटर है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो गिद्ध हैं इसमें क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ये बताइए जरा। कौन सा अवसर इन्हें मिल गया इसमें अपनी राजनीति सीधी करने का? 11 साल से केंद्र में सरकार है। मुझे बताइए एक कानून जो मैं इस पर नहीं, एक मिनट हो गया आशीष जी, एक मिनट। मैं इस पर विदुर रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात मैं सुनूंगा, उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, लेकिन बाकी मेहमानों से एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए, उसके बाद में विदुर रावल जी मैं आ रहा हूँ, अपनी बात यहीं से शुरू कीजिएगा जवाब देते हुए आशीष सैनी जी को। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मंसूरी भी हैं और डॉक्टर HS रावत जी भी। डॉक्टर HS रावत जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूँ। क्या ये मामला इस बात का प्रतीक नहीं है कि सहिष्णुता का नारा सिर्फ हिंदू समाज से ही अपेक्षित होता है? आशीष जी, अभी मैं आशीष सैनी साहब को भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह में बवासीर है। तो मुझे हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि कांग्रेस कौन सी ट्रेनिंग देती है अपने प्रवक्ताओं को? ऐसी कौन सी बीमारी है कि अगर किसी के मुंह में बवासीर हो जाए और वो बोल सकता है व्यक्ति? और बवासीर अगर नीचे होती है तो वो उसकी हालत खराब होती है, और मुंह में हो जाए तो बोल कहां से पाएगा? तो ये इस प्रकार की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, ये बौद्धिक वर्ग में आता है एक प्रवक्ता, और प्रवक्ता की अपनी एक बहुत बड़ी छवि होती है। वो छवि को धूमिल करने से बचना चाहिए सैनी साहब। इस प्रकार के शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। आपको लाखों लोग, करोड़ों लोग टीवी चैनल पर देखते हैं, तो सब आपके बहुत बौद्धिक होंगे तो लोग बोलेंगे भाई कांग्रेस वाकई एक अच्छी पार्टी है। रही लव जिहाद की, लव जिहाद आज से नहीं है, ये लव जिहाद तो बहुत पहले से चल रहा है। जब इस्लाम यहाँ पर आया था तब से इसकी शुरुआत हुई थी। लव जिहाद था और तलवार के दम पे जिहाद था, दोनों काम हो रहे थे। यानी या तो राज दे दो, युद्ध लड़ो, नहीं तो आप अपनी बहन बेटी दे दो, ये भी चल रहा था। उसके बाद में जब फिल्म इंडस्ट्री आ गई तो फिल्म इंडस्ट्री में भी लव जिहाद चला। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर, बड़े बड़े लेखकों ने लव जिहाद किया। उन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ 3-3 बार शादियां की। क्या मुसलमानों में लड़कियां नहीं रह गई थी क्या? सैफ अली खान ने 2-2, 3-3 कर ली, आमिर खान ने 2-2, 3-3 कर ली। क्योंकि इनके जो आशीष जी, जो फॉलोअर होते हैं करोड़ों लोग, वो इस बात को सोचते हैं कि हमारा हीरो आमिर खान, हमारा सैफ अली खान अगर ये हिंदू लड़कियों के साथ जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? उसका बेनिफिट इनको मिला और उस बेनिफिट को लेकर के एक लव जिहाद चली। क्यों आज की डेट में तलवार के बल पे तो कर ही नहीं सकते आप। और रही कानून की बात, तो कानून तो बन चुके हैं, अभी बहुत से कानून बन चुके हैं, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ओके, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आसिफ मंसूरी भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद आसिफ मंसूरी जी हैं। आसिफ मंसूरी जी, क्लब जिहाद का मामला सामने आया है। कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता हैं, उनकी बेटी जो है एक किसी मुस्लिम, जिसका 3-4 बेटे हैं, बच्चा है, परिवार है, उसके साथ उसका अफेयर है, उसको जो है कमरे में बंद कर दिया गया। विषय वो नहीं है, विषय है एक प्रोपेगेंडा सेट करने का, जो कि कई विपक्षी दल जो है इसको सेट करते हैं। लव जिहाद को लेकर जो है इस प्रकार के मामले आते हैं तो उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आज उन्हीं की बेटी लव जिहाद में फंसी है, इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल मेरा जो आपसे है आसिफ जी, वो ये है
जबकि लव जिहाद की खबरें जब आती हैं तब उसको आप लोग भी कहते हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती। अगर नहीं होती हैं तो लड़की का धर्म, नाम, पहचान बदलने की कोशिश क्यों की जाती है? लव तक ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? बहुत शुक्रिया सर आपका जी। पहली बात, अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु जी हैं, उन्होंने कुछ बात फैलाई है कि एक प्रोपेगेंडा चालू है कि जब से इस्लाम आया है तब से लव जिहाद आया है। आप जो एच.एस. रावत जी है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, पहले आप ये बताइए इस्लाम कब से आया है? 1440 वर्ष पहले इस्लाम की शुरुआत हुई है। 1440 सुन लो पहले, आपने जवाब पूछा, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने मेरे से मैं जवाब दे देता हूँ। 1440 वर्ष पहले इस्लाम आया है। पहले सवाल सुनो, उसके बाद जवाब दो। रावत जी, इनके सवाल पूरा सवाल हो जाने दीजिए। अरे इनका पूरा सवाल, आसिफ जी अपना पूरा सवाल पूछिए, पूरा सवाल पूछिए, जवाब देंगे वो। पहला सवाल आपसे ये है कि ये बताओ कि इस्लाम कब से आया। दूसरा सवाल आपसे ये जिहाद के माने क्या है। ये दो सवाल जवाब दो, बताइए। ठीक है, इस्लाम को आए हुए 1440वां वर्ष चल रहा है अभी फिलहाल आज की डेट में। 1440 वर्ष पहले इस्लाम आया था, उससे पहले इस्लाम नहीं था और मोहम्मद साहब का पूरा परिवार मूर्ति पूजा करता था। और जहां आज मक्का मदीना है, वहां पर जो काबा है, वहां पर भी हिंदू मूर्ति है, वहां शिवलिंग है। और वहां 365 मूर्तियां थी जिनको तोड़ दिया गया था, आज भी कुछ वहां संग्रहालय में रखी हुई हैं। ये तो आपके इस्लाम की सोच है। दूसरा, आपने पूछा लव जिहाद कब से आया या जिहाद कब से आया। जिहाद कुरान का हिस्सा है। कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जिहाद किस लोगों से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। काफिरों से जिहाद करनी चाहिए। अगर वो जो काफिर हैं वो इस्लाम को ना माने तो उनके साथ लड़ो। सूरा अल तौबा नंबर 5 के अंदर ये लिखा हुआ है। आपने जिहाद कुरान का मामला है। और फिर धीरे धीरे अब जब आपको लगा कि तलवार के दम पर आप जिहाद नहीं कर सकते, तो आपने धर्म परिवर्तन करने के लिए अपना यहाँ कलावा बांध करके, तलक लगा करके, नाम बदल करके, अपने इस्लाम को तिजानली दे करके, अपने इस्लाम को बेड़ा गर्क करके आपने हिंदू बच्चों के नाम रख करके और लड़कियों के साथ लव जिहाद किया है। इसकी शुरुआत अभी हो रखी है। ठीक है, हो गया जवाब? हाँ हो गया। सुनिए, पहली बात, इस्लाम जो 1400 साल पुराना मजहब नहीं है, 1500 साल। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। आदम जाके बेकार की बातें मत करो, पागल नहीं है लोग, ये पागल नहीं है। ये पागल लोग नहीं बैठे यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग बैठे और यहाँ जाहिल आदमी नहीं बैठे हुए। 1440 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, बेकार की बातें कर रहे हो। आदम के जमाने से इस्लाम आया, फलाना इस्लाम आया। अरे पूरे मोहम्मद का खानदान हिंदू, क्या बात कर रहे हो आप लोग? हिंदू, आप लोग कन्वर्टेड हिंदू हो। इस्लाम आया, अरे वो बातें गई, बंद करो। ठीक है, ओके, ठीक है, एक सेकंड। रावत जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मोहम्मद आसिफ, मैं आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी बात वहीं से उठाइएगा। विजू रावल जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष सैनी जी ने जो सवाल पूछे थे उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। विजू रावल जी, देखिए, मैं कभी भी व्यक्तिगत नहीं बनाता हूं डिबेट को। हमेशा जो है डिबेट जो है विचार के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जो प्रवक्ता भेजा है अपना, उसको बड़ी बेसिक सी जानकारियां नहीं है। बेसिक सी जानकारियां ना होना मेरे लिए कोई वो नहीं है। लेकिन खैर, उन्होंने अपनी जो है अज्ञानता का परिचय दिया जब उन्होंने ये भी साथ साथ कह दिया कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं तो चुपचाप उनकी सुन रहा था। जब मुझे आप अवसर देते तो मैं उत्तर देता। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि लव जिहाद को सही किस ने ठहराया। मैं इसका उत्तर दूंगा। इससे पहले उन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा कि बीजेपी ने क्या क्या किया, तो अब कान खोलकर सुन ले, और कान अगर नहीं खुलते तो कान में तेल डालकर सुन ले। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर भी राज्य में सरकारें हैं, मसलन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है धर्मांतरण विरोधी कानून और लव जिहाद को विरोधी कानून भी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। हरियाणा, जहां से बैठकर मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, यहां 2022 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने यहां पर भी लव जिहाद विरोधी कानून बनाया था। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी ने वॉकआउट किया था उस दिन। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी हमारी वहां पर केवल 2 साल अभी पूरे हुए हैं हमारी सरकार को। वहां पर भी हमने जो है इसी प्रकार का एक कानून बनाया है। इसके अतिरिक्त जो है
अरे मध्य प्रदेश में हमने ये कानून बनाया है, अरे गुजरात आसिफ जी में रुकिए हमने भाई, कानून बनाया। आसिफ जी रुकिए, बाकी मेहमान भी हैं, उनको अपनी बात पता पूरी कर नहीं है लेने बीच दीजिए। में क्यों बोलने की, ये बीमारी क्या है। अभी आप मुझे आशीष जी अवसर देना, हाँ। ये प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति से, ये तथाकथित स्कॉलर से एक सवाल मैं भी पूछ लूंगा अगर आप अनुमति आसिफ देंगे आसिफ तो। ये मुझे आसिफ जरूर अभी मंसूरी जी हैं, अवसर ये देना। आसिफ मंसूरी जी वो एक आसमानी किताब उड़ते घोड़े से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इनसे भी हम बात नहीं, करेंगे। विदुर रावल जी, विदुर रावल जी आप 10 सेकंड दे रहा, एक बार बात मैं अपनी पूरी कर लूं। हाँ। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं ने, पहला जो सवाल था अज्ञानी महोदय का कि लव जिहाद को सही किसने ठहराया, तो जुलाई 2010 को जो कांग्रेस के आखिरी केरला के मुख्यमंत्री हैं अच्युतानंदन, उन्होंने लव जिहाद में जुलाई 2010 में उनका बयान आया, उन्होंने खारिज करते हुए इसको कहा कि यह सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास है। उसके बाद अगस्त 2017 में जो हादिया केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, उसमें भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपके ज्ञान में मैं और वृद्धि करता हूं, बाद में मुझे धन्यवाद कर देना कि मार्च 2021 को जी केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के केरल के नेता हैं जोसेफ ए मनी, उन्होंने लव जिहाद को बीजेपी और संघ परिवार की बोगी बताया, यानी झूठ बताया, और मुस्लिम पुरुषों को बदनाम करने का इस्तेमाल किया। इसके बाद जुलाई 2023 में असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, उन्होंने मुख्यमंत्री, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनके आरोपों को, लव जिहाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कृष्ण रुक्मणी प्रेम को भी लव जिहाद कहा जाए, जैसी आपने अभी अज्ञानता दिखाई थी। ठीक है। आपने एक और एंगल जोड़ा था, सुनिए आशीष जी, हाँ। आशीष जी नहीं, बात पूरी करने दीजिए। देखिए मैं बहुत दिनों बाद आपकी वेट पर आया हूं, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे आप थोड़ा कम बुलाया कीजिए, लेकिन मेरी बात पूरी सुना कीजिए। देखिए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ये आज वही कर रही है, वही बेशर्मी कर रही है जो लगातार कर रही है। और मुझे दुख इस बात का, ये अपनी राजनीति के चक्कर में ये जो पीवी भास्करन है, इसने कितनी हिंदू बेटियों का घर उजुड़वाया होगा। क्योंकि ये जो घटना है ना 2023 में हुई इसकी बेटी के साथ, जो बड़ा दुखद घटना हुई, उसके जो है उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, उसी 2023 में द केरल स्टोरी आई थी, उसी साल आई थी एक स्टोरी। और अगर ये स्टोरी को, रावल जी मुझे याद है, उन्होंने विदुर रावल जी उन्होंने लव जिहाद एक फैब्रिकेटेड प्रचार है ये कहा था। हाँ, मैं आगे बताता हूं, आगे बताता हूं, इंटरेस्टिंग है बात। देखिए अगर ये पीवी भास्करन अपने परिवार सहित, बच्चे बीवी बच्चों सहित अगर जाकर थिएटर में जाकर द लव स्टोरी, द केरल स्टोरी देख कर आता ना, तो इसको पता होता लव जिहाद क्या है, और बड़ी बात क्या, इसकी बिटिया को भी पता होता, फिर इसको ये ऐसा करना ना पड़ता। अब केवल 10 सेकंड मुझे इस बात के लिए दे दीजिए कि मैं ये स्कॉलर साहब से एक छोटा सा सवाल मुस्लिम स्कॉलर साहब से। अच्छा मुस्लिम स्कॉलर साहब, आप बड़े सवाल पूछते हैं, दूसरों के बीच में बोलते हैं, जरा बताइए धरती चपटी है या गोल है? केवल इतना बता दीजिए। क्या है धरती, क्या है धरती? चपटी है कि चपटी है या गोल है? गोल है या चपटी है? धरती आपके हिसाब से क्या है? नहीं हमारे हिसाब से तो गोल है, आप हिसाब से बताइए। हमारे हिसाब से गोल है, आपके हिसाब से क्या है? हमने चपटी कब बोल दिया आपको? नहीं चपटी लिखा है किसी किताब में, शायद कुरान किसी किताब में लिखा है चपटी, है ना? ठीक है। आसिफ जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। आसिफ जी को मौका दूंगा। उससे पहले आशीष सैनी जी, आपने शुरुआत में जो सवाल पूछे थे उसका जवाब सिलसिलेवार दिया है विदुर रावल जी ने, अब उस पर आपका काउंटर चाहूंगा। आशीष सैनी जी, देखिए जो सवाल मैंने पूछे उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नंबर एक बात, मैंने उनसे कहा कि यदि आप कोई व्यक्ति भारत का है और वो आपराधिक मानसिकता के साथ, चाहे वो किसी धर्म, वो उसके स्वयं के धर्म की लड़की हो या दूसरे धर्म की हो, उसके साथ आपराधिक षड्यंत्र करके उसकी संपत्ति हड़पने की नीयत से उसे बहलाने फुसलाने का काम करता है, तो उसमें वो अपराधी है, बात खत्म। आप अपराधी खिलाफ अपराधी वाला काम कीजिए। अगर सिर्फ चलिए आप मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी का मामला नहीं होता, सिर्फ अगर सिर्फ धर्म परिवर्तन की मंशा के साथ ही वो करता है, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए आपके चैनल पर पूरी डिटेल के साथ सब चीज आई। आपने भी इसमें कहीं धर्म परिवर्तन के प्रयास का कोई उल्लेख नहीं किया। केवल उस लड़की को उसके पिता ने ये कह दिया कि शुरुआत में सारी कहानियां ऐसी दिखती है आशीष जी, वो जब शादी हो जाती है उसके बाद का मसला होता है वो जबरदस्ती दबाव बनाना, धर्म परिवर्तन कराना, नाम बदलना, ये सारी चीजें होती हैं सर। हमने तो हजारों मामले ऐसे देखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। आशीष देखिए भारत के संविधान में जो चीजें विवाह को लेकर स्पष्ट है
वो आज भी लागू है और वो इससे पहले भी लागू थी और आगे भी लागू रहेंगी। कोई व्यक्ति केवल विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो वो एक अपराध की भावना से है। ये आपने कानून बना दिया है, कुछ राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां आपने लागू कर दिया, अभी तक उसमें एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश, यूपी में तो बड़े मामले दर्ज हो चुके हैं। गलत कह रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, अभी मैं आपके सामने चीज बता रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड, ये देखिए विधु रावल जी वैसे तो बहुत बड़े संत बनते हैं कि मैं बीच में नहीं बोलता और बार बार फिर बीच में बोल रहे हैं। एचएस रावत जी आप देख लीजिए कौन सी बीमारी है ये आप समझ लीजिए, और आप समझ लीजिए कि बवासीर होने के बाद भी बोल कैसे पा रहे हैं ये आप देखिए। मैं भी नहीं बोलना चाहता बीच में। 937 मामले दर्ज हो चुके हैं। चाहूंगा आप झूठ अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मुझे मालूम है आशीष जी, अब उनका ये कहना कि आप अगर किसी सरकार को लेकर, विषय तो उनकी पार्टी की सरकार को लेकर झूठी कहानियां दर्शकों को बताएंगे तो इंटरप्ट तो करेंगे वो। नहीं, एक और बीमारी होती है जिसे कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना। मैंने अपनी बात शुरू नहीं की, आप पूरी तरह से ग्रस्त हैं। आपने अंदाज पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आप सवाल से डरते क्यों हैं? आप सवाल से डरते क्यों हैं? मुझे मालूम है कि आपका जो पाखंड है वो आपको सवाल से डराता है। मैं केवल एक सवाल, मेरा सवाल केवल ये है, अरे भाई अब ये इस तरह देखिए, अब आप इनका इलाज कर दीजिए कोई अच्छे से अस्पताल में और तब इनको यहाँ पे ले आइए। तो बड़े से कहते कि मैं ऐसे करता हूँ और मैं ऐसे करता हूँ और मैं बीच में नहीं बोलता। ये जितने बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं, इसीलिए तो मुझे आपत्ति है इनके बोलने पर। ये जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक मतदान, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वरना इन्हें ना तो उस लड़की से कोई मतलब है ना उसके मतलब है, केवल अधिक से अधिक मतदान। आशीष जी वो ये कह रहे हैं, विधु रावल जी कह रहे हैं कि आज जो पीवी भास्कर के साथ हुआ कल वो आशीष सहनी के साथ भी हो सकता है, वो हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए ये दोहरा मापदंड जो है उस पर बात करिए ना थोड़ी सी। आज चलिए मैं आपसे सीधा यही पूछ ले रहा हूं आशीष सहनी जी, जो नेता इसको फैब्रिकेटेड बता रहा था, गढ़ी हुई कहानियां बता रहा था, आज उसको अपनी बेटी को घर में कैद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आशीष जी मुझे आप ये बताइए कि वसीम रिजवी को जितेंद्र त्यागी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसने बनाया? उन्होंने अपने खुद से बने वो। नहीं कैसे बने? वो खुद से बने भाई। कौन से कानून में मुकदमा दर्ज हुआ? अरे वो खुद से बने हैं, रहने वाले हैं तो कौन से कानून में मुकदमा दर्ज हुआ? ऐसे कई सारे एक्स मुस्लिम हमारे यहाँ पर आते हैं, ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे एक्स मुस्लिम आते हैं। आप अपना देखिए, आप अगर मैंने सवाल किससे पूछा? भारतीय जनता पार्टी से और रावत जी से। उन्होंने जब जवाब दे दिया तो आप जो है आप कुछ भी डेटा लेकर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। नहीं, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना सर। मेरा सवाल भाजपा से, आप जवाब मत दीजिए प्लीज। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मेरा सवाल है, बस मैं वही क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। प्रवक्ता की भूमिका, भाजपा का चैनल है, कोई प्रवक्ता की भूमिका नहीं निभा रहा सर। मुझे लगता है कि विधु रावल जी काफी है आपके लिए। नहीं, मैं इस पे नहीं आ रहा। काम किसने किया? सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, वसीम रिजवी को जितेंद्र त्यागी किस कानून के तहत बनाया गया? एक छोटा सा सवाल है मात्र, अगर जवाब दे देंगे तो मैं आपकी सारी चीज स्वीकार कर लूंगा। केवल इतना सा। चले विधु रावल जी जल्दी से, मैं एचएस रावत जी आ रहा हूँ मैं। हाँ, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे आसफ अली, स्वतंत्रता संग्राम में मट्टी का तेल छिड़क दो। अरे बताने दो। अब बीच में कौन बोल रहा है? आशीष सहनी बोल रहे हैं अपने। आशीष जी नाम तो आपका लिया हुआ है, सवाल पूछा है उसका उत्तर है तो बताइए। हाँ दे रहा हूँ ना, सुनिए, दिखाने की कान को खोलकर सुनना पड़ेगा। आशीष जी सुन लीजिए, वो छोटा सा जवाब उनका सुनिए, फिर बाकी मेहमान मेरे पास। विधु रावल जी अपनी बात रखिए, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए सर। एचएस रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये आसिफ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बोलने ही नहीं दे रहे। देखिए देखो झटपटाहट देखिए, इनकी झटपटाहट देखिए। सवाल पूछ लिया लेकिन शांत नहीं होंगे, सवाल पूछ लिया लेकिन शांत नहीं होंगे। उत्तर तो देने दीजिए, उत्तर देने दीजिए प्लीज। आरएसएस का संगठन है। नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ, घूम फिर के आरएसएस, आप लोग आरएसएस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं भाई? नहीं, आशीष सहनी जी, आरएसएस का भी बता दो। खतरा आरएसएस है कि अपनी लोकप्रियता से। आशीष सहनी सुनना पड़ेगा आपको। विधु रावल जी अपनी बात जल्दी से रखिए सर। विधु रावल जी, सहनी जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कीजिए, वो नहीं बोलने देंगे। अब रावल जी देखिए, इनका जवाब बड़ा सीधा सा है। चाहे बात जो है जितेंद्र त्यागी बनने की हो, चाहे बात अरुणा कौल का अरुणा आसफ अली बनने की हो, हम ऐसे किसी भी कोई स्वेच्छा से किसी एक मजहब को अगर अपनाना चाहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जब प्रलोभन देकर मजबूरी में या फिर
जो है डर दिखाकर जब किया जाता है, कानून उसके विरुद्ध है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है, ये इनके साथ हो सकता है। मैंने बताया कि वो राहत अंदोरी जो थे वो बोल गए हैं इनको कि लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में। एक घर आ चुका है जद में, पीवी भास्करन उसका नाम है, अगला नाम आशीष सैनी भी हो सकता है। ऐसा ना हो, मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि आप किसको पाल रहे हैं? आप सांप को पाल रहे हैं। आप किसका बचाव कर रहे हैं? एच एस रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं एच एस रावत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। एच एस रावत जी, ये कह रहा था, अभी आशीष सैनी साहब ने पूछा था कि ये बताइए कि जितेंद्र त्यागी को किसने बनाया, क्यों बना? वो जितेंद्र त्यागी ने 28 ऐसी आयतें थी जो कुरान के अंदर विवादित थी, उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। उनके बारे में उन्होंने मुसलमान लोगों से पूछा कि भाई ये आयतें क्यों ना हटा दी, बड़े बेताब लग रहे हैं। हाँ, और फिर उनको मारने की धमकी दी, उनका सर उससे जुदा करने की धमकी दी, इसलिए उनको हिंदू धर्म में आना पड़ा। ये उनकी रियल स्टोरी है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए, वो हाई कोर्ट के अंदर भी गए, और उन्होंने उन आयतों का हिंदू धर्म के खिलाफ ये आपने दुखती रख के हाथ रख दिया। अब देखिए मोहम्मद आसिफ बिलबिलाने लगे इनको। नहीं, मोहम्मद आसिफ क्या आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जितेंद्र जी के लिए? जितेंद्र जी सुनिए, जितेंद्र जो बन रहा था वो कोई मुसलमान नहीं था। हाँ, असली मुसलमान बस ये मोहम्मद आसिफ मंसूरी हैं बस। ये देखिए, मैं कुछ चीज दिखा रहा हूँ आपको। इस बंदे को, इसका नाम है पाटिल। हाँ, इसने एक लड़की मुस्लिम, सुनो दिखा रहा हूँ तुमको, इस मुस्लिम लड़की को पटाया, इसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पी है। आप मुसलमान हो क्या? आपको पता है 10 पीढ़ी पहले क्या थे? आप मुसलमान हो क्या? घटना में धर्म का एंगल ढूंढ रही है। मुसलमान हजारों लड़कियां, 25 लाख लड़कियां बिना किसी मुकदमे के अपने घर बैठी हुई है। उनके हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या योजना बनाई है? जसोदा बेन के लिए क्या योजना बनाई है? आप शादी करेंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही? क्या व्यवस्था आपने दी है? और आप धर्म के अंदर बताइए ना क्या व्यवस्था करने जा रही है? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ये जो मुस्लिम स्कॉलर आए हैं मोहम्मद आसिफ मंसूरी, ये दिन भर संविधान गिरट लगाते हैं, डिबेट में बैठते हैं, तो शरिया के आगे इनकी बुद्धि जाती नहीं है। अगर संवैधानिक रूप से कुछ सुधार किए जाएं, यूसीसी की बात किए जाए, सबसे पहले विरोध में खड़े हो जाएं। संविधान के हिसाब से अगर तीन तलाक कानून में जो है वो उसको लागू किया जाए, उसका विरोध करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। संविधान की बात भी ये करेंगे, लव जिहाद के खिलाफ भी ये बोलेंगे, लेकिन जब मामले ऐसे सामने आ जाते हैं नहीं तो ये बिलबिलाने लगते। देखिए क्या स्थिति है। अरे अंकल, 3 तलाक इस्लाम में एक साथ जायज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 3 तलाक के 3 टाइम दिए गए। अरे इस्लाम के हिसाब से देश नहीं चलता ना भैया, ये संविधान के हिसाब से देश चलता है हमारा। कौन देश चला रहा है इस्लाम के हिसाब से? संविधान। अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ की तरफ से? आशीष जी, आशीष सैनी जी, आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से? नहीं, मैंने उसके लिए बुलाया मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए है। आशीष सैनी जी उनको आप प्रवक्ता मत बनिए ना फिर। आशीष सैनी जी, मेरे पास समय सीमित, देखिए मेरे पास समय सीमित था, मैं इससे ज्यादा बात कर नहीं सकता इस पर, लेकिन नहीं वाकई में स्थिति चिंताजनक, इसलिए मैंने इस विषय को यहाँ पर छेड़ा। मेरे पास समय सीमित था। मोहम्मद आसिफ, किसी और दिन मुलाकात होगी आपसे, जरूर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मेरे पास समय इतना था और सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। घर में लव जिहाद बदल गए वामपंथी जनाब, यह है मामला और बेहद हैरान कर देने वाला यह विषय है, क्योंकि उस नेता ने जिसने द केरल स्टोरी फिल्म को, लव जिहाद को फैब्रिकेटेड प्रचार बताया, गढ़ी हुई कहानियां बताई, आज उसी नेता की बेटी लव जिहाद में जब फंस गई तो उस नेता ने उस लड़की को यानी अपनी ही बेटी को घर में कैद कर दिया। यह दोहरा मापदंड क्यों ना कहा जाए और स्थिति वाकई चिंताजनक क्यों ना कही जाए। इस डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आज्ञा दीजिए, जय हिंद।